हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आइए हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का ये सजेशन मेरे पास आया, कुछ क्या कम से कम 10-12 स्टूडेंट्स का ये सजेशन आया कि सर बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे कि फार्म मशीनरी जो है उसमें आपके कुछ टॉपिक्स थोड़े से उसमें बचे हुए हैं, और उसी तरीके से आपका जो सॉइल वाटर कंजर्वेशन का जो एरिया आपका चल रहा है उसमें 5-6 लेक्चर्स का अभी सिलेबस उसमें और बचा हुआ है। उसी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी और एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, मतलब हर एरिया में थोड़ा चीजें हम लोग की बची हुई हैं। और आपको एक चीज बता दें कि सबसे बड़ी चीज ऑब्जेक्टिव एग्जाम की खासियत ये होती है कि उसमें एक साथ कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करने की आदत होनी चाहिए। ये मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि जैसे जैसे आप एग्जाम के नजदीक पहुंचते जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपका जो व्यू है वो एज ए होल डेवलप हो, पूरे एक साथ सारे सब्जेक्ट पर डेवलप हो। वरना होता ये है कि जो सब्जेक्ट हमने सबसे लेटेस्ट पर रखा है, जो सबसे लेटेस्ट एग्जामिनेशन डेट के 1 महीने के अंदर जो सबसे लेटेस्ट जो सब्जेक्ट हमने पढ़ रखा है, उसी के क्वेश्चंस और परफॉर्मेंस हमारी अच्छी रहती है, बाकी सब्जेक्ट ऑटोमेटिक डाउन हो जाते हैं और फिर हम सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। पढ़ाई बहुत ज्यादा करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। लास्ट में आखिरी के 1 महीने में आपको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना पड़ता है। स्पेसिफिक का मतलब कि आपको डेटा और इन फैक्ट्स इन सब के ऊपर स्टडी करना, टेबल्स कई सारी हैं इनके बारे में स्टडी करना, साथ में ऑब्जेक्टिव के मेन पॉइंट्स देखना। हालांकि इन सारी टेबल्स को स्टडी करना, मेन पॉइंट्स देखना, डेटा फैक्ट देखना, ये सारी चीजें करने पर उसी लड़के को समझ में आएगी जो इसके पहले कुछ मेहनत कर रखा है। क्योंकि जब किसी चीज का डेटा आपको बताया जाएगा तो जिस चीज से एसोसिएटेड डेटा है, अगर उसके बारे में आपको कुछ मालूम नहीं है और थोड़ा सा आपके माइंड में इमेजिनेशन में भी नहीं आता कि फला चीज वैसी होती थी और फिर उसका ये डेटा है, तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा उस डेटा का। वो डेटा केवल आप रटेंगे और रटी हुई चीज वहां पर आपके काम नहीं आने वाली। ये आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें इस तरीके से डेटा लिखा होता है, इस तरीके से पूछा जाता है कि बहुत स्पेसिफिकली आप आंसर तक डायरेक्ट ना पहुंच पाए। अगर आपकी उथली स्टडी है, पिछले 15 दिन 20 दिन में आप पढ़ाई करके पेपर देने जा रहे हैं उस केस में। लेकिन जिस स्टूडेंट ने कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स थारोली पढ़ रखे हैं, किताबों के पन्ने पलट रखे हैं, उन्होंने डायग्राम्स को देख रखा है, कुछ चीजें हर एक चीज के बारे में कुछ ना कुछ शब्द सुन रखे हैं, तो वो स्टूडेंट क्या करेगा, जब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा लास्ट के 1 महीने में, जब वो स्पेसिफिक होगा अपनी पढ़ाई को लेकर, जहां पर वो डेटा फैक्ट और वन लाइनर्स और मेन टेबल्स इनकी स्टडी करना चालू करेगा, जो मैं आपको कराऊंगा, तो वो जो स्टूडेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, अपने उस डेटा को और फैक्ट को डायरेक्ट उससे कॉन्सेप्ट से एसोसिएट करेंगे, डायरेक्ट किसी डायग्राम से एसोसिएट करेंगे, डायरेक्ट किसी फ्लो चार्ट से एसोसिएट करेंगे और उनको वो टॉपिक ज्यादा अच्छे से तैयार हो पाएगा। ठीक है, तो यहां पर अब हम लोग इसी लय में कई सारे सब्जेक्ट्स आपको लेकर चल रहा है, तो आज से हम लोग कुछ एक आध टॉपिक और साथ में स्टार्ट कर देते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का। और रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको ये जाननी है कि ये पूरा टॉपिक 2 चीजों से भरा हुआ है, जिसका मैं हमेशा जिक्र करता हूं, डेटा एंड फैक्ट। ये डेटा और फैक्ट से बहुत ज्यादा भरा हुआ टॉपिक है रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें कॉन्सेप्चुअल चीजें जो है बहुत ही कम है, जैसे कि बहुत ही कम कॉन्सेप्चुअल चीजें मतलब कि कॉमन सेंस से डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आज हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का ओवरव्यू डिस्कस करेंगे और ओवरव्यू के बाद मैक्सिमम लेक्चर रिन्यूएबल एनर्जी के जो हमारे होंगे वो ज्यादा से ज्यादा 2 लेक्चर में पूरी रिन्यूएबल एनर्जी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें डेटा फैक्ट के अलावा कुछ नहीं है। बाकी चीजें केवल कॉमन सेंस है जो हम लोग यहाँ पर ओवरव्यू के दौरान डिस्कस कर लेंगे। और ओवरव्यू में आपको ये चीज पता चल जाएगी कि बेसिकली हम रिन्यूएबल एनर्जी में करते क्या है, मतलब ये टॉपिक बनाया क्यों गया। बेसिकली ये टॉपिक आपके IARI की जो किताबें होती हैं उसमें ये टॉपिक एनर्जी इन रूरल सेक्टर के नाम से मिलेगा, या कुछ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बुक्स में भी ये टॉपिक मिलेगा, एनर्जी इन रूरल सेक्टर। असलियत में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो वर्क चालू हुआ था, सबसे पहले तो चालू किया गया था इंडिया में बायोमास के ऊपर काम। बायोमास का मतलब, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो ह्यूमन वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट बहुत ज्यादा निकलता है और वेस्टेज ज्यादा प्राप्त होने के कारण यहाँ पर बायोलॉजिकल मास जो है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो उसको यूज करने के लिए ये वाला काम चालू किया गया था। मेनली यहाँ पर बायोमास पे काम हुआ। फिर फॉरेन की कॉपी करके सुजलान एनर्जी करके एक कंपनी थी, वहां की
विंड मिल को कॉपी करके इंडिया में विंड मिल का स्टार्टिंग किया गया। सबसे पहले गुजरात में, क्योंकि गुजरात के पास कोस्टल एरिया बहुत बड़ा है और इंडस्ट्रियलिस्ट की संख्या भी गुजरात में बहुत ज्यादा है। इसलिए नहीं ज्यादा है कि वहां के लोग बिजनेस वाले हैं, बिजनेस माइंडेड हैं। वहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि गुजरात की जो ज्योग्राफी है वो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है। ठीक है, अगर यूपी, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में जहां पर गेहूं और चावल और गन्ना बहुत अच्छे से होता है, यहाँ पर भी हम खूब बड़ी मात्रा में इंडस्ट्री लगाए और केमिकल फैक्ट्रीज लगा दें, तो कुल मिलाकर गेहूं, गन्ना और चावल उगना जब बंद हो जाएगा तो बाकी गुजरात के लोग भी क्या खाएंगे? उनके यहाँ तो वो भी तो बाहर से ही खरीदते हैं। ठीक है, तो हमेशा हर एक स्टेट की अलग अलग खासियत होती है, लेकिन फिर भी सब कुछ होने के बावजूद हर एक स्टेट हर एक चीज अपने यहाँ डेवलप करना चाहता है, चाहे उसके यहाँ इंडस्ट्री हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो लगाना चाहेगा और उन जगहों पर जहां पर एग्रीकल्चरल लैंड ना हो। ठीक है, लेकिन गुजरात के पास क्या है, कोस्टल एरिया सबसे लंबा है इंडिया में। कोस्टल एरिया का मतलब समुद्र के किनारे वाला एरिया। इसकी वजह से वहां पर हवा का काफी मात्रा मौजूद है और जिसकी वजह से वहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं, विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी का इस्तेमाल वहां से चालू हुआ। मेनली रिन्यूएबल एनर्जी, ये एनर्जी रूरल सेक्टर को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के बनाई गई थी कि यहाँ पर हम कुछ ऐसी एनर्जीज का इस्तेमाल करें जिसमें गवर्नमेंट को ज्यादा से कम पार्टिसिपेट करना पड़े। गवर्नमेंट का काम किसी को कुछ दे देने के बाद उसका काम एकदम मिनिमाइज हो जाए। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में गवर्नमेंट को बहुत काम करना पड़ेगा, तार बिछाने पड़ेंगे, पावर हाउस बनाना पड़ेगा, बिल कलेक्शन सेंटर बनाने पड़ेंगे, एम्प्लॉयज रखना पड़ेगा और फिर उतनी बिजली पैदा करने के लिए अलग से कहीं कंस्ट्रक्शन करके डैम बनाना पड़ेगा। हाइड्रो पावर है तो हाइड्रोलॉजिकल डैम, अगर थर्मल पावर है तो उतना ही कोयले की सप्लाई। न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू दे रहे हैं तो कम से कम 1000-1500 किलोमीटर के बीच में कहीं पर एक मिनी न्यूक्लियर प्लांट, तो इस तरीके से करके बहुत वर्क उसमें हो जाता है। अगर हम पावर सोर्सेस को डायरेक्ट ह्यूमन के हाथ में दे दें, उनको ये दे दें कि भाई पावर सोर्स आपके पास है, आप उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करो और ये जो पावर डेवलप हो रही है ये आप ही के थ्रू आपके लिए डेवलप हो रही है, और ये चीज हम लोगों को ज्ञान देकर अगर किनारे हो जाएं तो एक बहुत बड़ा काम हमने कर दिया। क्योंकि ह्यूमन का जो नेचर है वो क्या है कि सबसे पहले इंसान जब जमीन पे पैदा हुआ तो उसकी शुरुआत में जब थी तो वो क्या करता था, पैदा होने के बाद वो सिर्फ जीता था किसी भी तरीके से। कहीं सूखे पत्तों पर सो जाता था, कहीं पर गीले पत्तों को ओढ़ लेता था और जानवरों को मार के खा जाता था या फिर जड़े खा जाता था, यही उसकी जीवनचर्या होती थी। लेकिन फिर भी वो जीता था और जीने के साथ साथ वो नेचर के उतना ही करीब था और उस समय पर भी कुछ ऊर्जा के इस्तेमाल करने के लिए वो कोई ना कोई प्रयास जरूर किया करता था। तो यहाँ पर क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी जब ये बनी, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में जब सोचा जाने लगा कि कुछ ऐसी ऊर्जा के सोर्सेस जिनका इस्तेमाल भी हो जाए और वो खत्म भी ना हो, तो रिन्यूएबल एनर्जी की बात सामने आई। क्योंकि जितने भी सोर्सेज हैं, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, न्यूक्लियर पावर हो, ये सब के सब क्या है, एग्जॉस्टेबल सोर्सेज है। मतलब ये एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे, कोयला एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या विंड कभी खत्म होगी? नहीं होगी, क्योंकि विंड क्या है, टेम्परेचर की वजह से विंड का क्रिएशन होता है। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है, याद रखिएगा कि विंड जो होती है केवल किसकी वजह से पैदा होती है, टेम्परेचर की वजह से। क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा कम होने की वजह से एयर में प्रेशर डिफरेंस पैदा होता है और प्रेशर डिफरेंस का मतलब किसी एक जगह पर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो एयर वहां से मूव कर गई, दूसरी एयर उसकी जगह लेने के लिए आई, तो वहां पर एक विंड की धारा चल गई, तो उसी को हम हवा कहते हैं। ठीक है, तो जब कहीं पर बहुत गर्मी पड़ती है तो कुछ दिन बाद हवा भी चलती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि धीरे धीरे करके विंड वहां की चली जाती है, दूसरी जगह की विंड उसकी जगह लेने के लिए आती है। तो ये आपके तरीके होते हैं कुल मिला के हमारे चीजों के उसके विंड के डेवलप होने के। उसी तरीके से सोलर में सूर्य की जो ऊर्जा है उसके ऊपर आपका कोई बस नहीं, वो बाहर से आती है, उसके लिए आपने कुछ किया नहीं। ठीक है, उसी तरीके से आपकी विंड बायोमास एनर्जी ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट के द्वारा निकल रही है और ये वेस्टेज का इस्तेमाल करना है, तो इसमें भी कोई भी दो राय नहीं है कि ये ऐसी एनर्जी है जो एग्जॉस्टेबल है, इनएग्जॉस्टेबल है, डेवलप होगी, यूज होगी, फिर से डेवलप होगी, फिर से यूज होगी। मतलब क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोग कभी भी क्या होता है कि अपने आसपास ऐसी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं जिसका इस्तेमाल करने से वो कभी खत्म ना हो, और ऐसी ऊर्जा जिसको यूज करने से खत्म हो जाए, उस ऊर्जा के इस्तेमाल का एक ना एक दिन उसका भविष्य कुछ नहीं है, एक दिन वो खत्म ही हो जाएगी। तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत सारे वर्क गवर्नमेंट ने करना चालू कर दिए हैं और उसी वर्क के दौरान ये कुछ स्टडी के टॉपिक बहुत पहले ही एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के सिलेबस में डाले गए थे।
हालांकि ये टॉपिक्स और इनके ऊपर वर्क गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आती है, बहुत ज्यादा इन पर फोकस नहीं करती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट फोकस नहीं करती। मेन चीज क्या है कि इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए। पब्लिक पार्टिसिपेशन, जैसे सोलर, किसी को अपने घर के ऊपर सोलर रूफ लगवानी है और सोलर के थ्रू से अपने घर की बिजली चलानी है, तो मेनली क्या है कि इनिशियल कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा है। अगर सोलर रूफ आप अपने घर के ऊपर लगवाएंगे तो 50% गवर्नमेंट सब्सिडी मिलने के बावजूद वो आपको 5 लाख रुपए की पड़ेगी। तो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास होना चाहिए। गवर्नमेंट आपको 5 लाख रुपए भी देने को तैयार है, सब्सिडी के बाद भी वो पैसा वो आपसे धीरे धीरे वापस भी ले लेगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब देखेंगे, करीब 10 साल का इन्वेस्टमेंट देखेंगे, 10 साल में आप अपने घर में जो बिजली जलाते हैं और सोलर के थ्रू जब बिजली जलाएंगे, तो 10 साल के अंदर आप ये देखेंगे कि वो 5 लाख रुपए आपको वापस मिल चुका है ना। 5 लाख रुपए आपको वापस मिल चुका है, और 5 लाख रुपए वापस मिलने के बाद अब 11वें साल से आपका जो सोलर पैनल है या जो सोलर एनर्जी के लिए जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट लगा है वो आपके यूज में आ रहा है। अब वो आपका एसेट हो गया है। पहले वो क्या था, लाइबिलिटी था, मतलब उसे आपको पूरा करना था। अब वो आपका एसेट बन चुका है। एसेट का मतलब अब वो आपका एक एडिशनल पार्ट है, उससे आपको फायदा मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपके सोचने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये पब्लिक का होता है। अब गवर्नमेंट कभी किसी को बाध्य नहीं कर सकती कि तुम्हें सोलर पैनल लगवाना है वरना तुम्हें कल सुबह से 2 जूता डेली पड़ेगा, ऐसा तो कोई कहेगा नहीं ना। गवर्नमेंट कभी ये कहने वाली है कि कल से आपको विंड एनर्जी के लिए अपने साथ छत पे विंड मिल लगवा लीजिए वरना आपके घर के सारे पंखे कटवा दिए जाएंगे। गवर्नमेंट इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे नहीं सकती, वो केवल आपको जागरूक कर सकती है, और उस जागरूकता का इस्तेमाल करके आपको खुद से जागरूक होना पड़ेगा कि मैं रिन्यूएबल एनर्जी इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि इस नेचर का भला हो और कोई प्रॉब्लम इस नेचर में ना आए। और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हमेशा करते आए हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की सबसे खास चीज ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर आज अपने चीजों को कॉम्प्रोमाइज करें, तब जाकर कहीं पर ऐसा हो सकता है कि रिन्यूएबल एनर्जी के बड़े स्तर पे इस्तेमाल होने लगे। कुछ जगहों पर इसका इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि कानपुर एरिया में, एक मिनट मतलब पंखा ठीक कर लो। जैसे कि कानपुर एरिया में आपका रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर कानपुर देहात एरिया में कम्युनिटी बायोगैस प्लांट बनाया गया था। उस कम्युनिटी बायोगैस प्लांट की कम्युनिटी बायोगैस प्लांट की खासियत ये थी कि एक बहुत बड़े मोहल्ले का ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट वहां पर इकट्ठा होता था, और उसके इस्तेमाल से उसी एरिया के लिए गैसेस की सप्लाई और इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ये सारी चीजें इस्तेमाल करी जाती थी। तो उस एरिया की ही एनर्जी वहां यूज हो रही है, और फिर वो ह्यूमन वेस्ट जो बायोमास के थ्रू एनर्जी का यूज कर रहे हैं, तो वो जो ह्यूमन वेस्ट है यूज होने के बाद जब वो एक खाद के रूप में भी इस्तेमाल हो जाता है, तो कुल मिला के क्या हुआ, हमारे द्वारा ही जो चीज डेवलप हुई वो हमारे लिए ही इस्तेमाल होकर फिर से किसी और जगह इस्तेमाल हो गई। तो बहुत जगहों पर उसका इस्तेमाल होने के पश्चात हमने ये देखा कि वो एक अच्छा मॉडल सिद्ध हुआ। तो अब ये मॉडल लेकिन क्या है कि जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन है तभी तक चल पाएगा। गवर्नमेंट बहुत कुछ करना चाहे लेकिन पब्लिक अगर इंटरेस्ट ना ले तो फिर उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। एजुकेशनल सिलेबसेस में बहुत पहले से ये चीजें डाली जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी उस लेवल पर जागरूकता अभी नहीं पहुंची, क्योंकि अभी हम लोग खाओ कमाओ रोटी लाओ की दुनिया में जी रहे हैं अभी तक। भविष्य में कभी ऐसा जरूर आएगा कि खाओ कमाओ रोटी लाओ के आगे भी ये होगा कि हमारे खाओ कमाओ रोटी लाओ के द्वारा हम आने वाली जनरेशन को खराब करेंगे, और ये भी हो सकता है कि हम अपने ही जीवन में इस कोई डिजास्टर देख लें। तो हम क्या फिर सोचना चालू करेंगे कि यार हमने खाओ कमाओ रोटी लाओ करके तो कुछ ऐसा कर दिया कि हमारे ही आने वाली जनरेशन तो नष्ट हो जाएगी इसमें। तो हम क्या करने वाले हैं, तब जाकर कहीं ये सोच डेवलप होती है कि हम कुछ ऐसा करें, हम कुछ ऐसा करें कि कुछ बिगड़ने ना पाए। जब इस सोच पर हम आएंगे तब हमको दिखाई देगा कि यार ये तो जो मैं सोच रहा हूँ गवर्नमेंट आज से नहीं 50 साल पहले से सोच रही है। हम ही नहीं पार्टिसिपेट करते थे, तो हम पार्टिसिपेशन तब करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ कोई नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है ना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, केवल और केवल पीपल पार्टिसिपेशन की बात है। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाई जिसमें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सर्किल जो
वर्ल्ड के चारों तरफ है, मतलब पृथ्वी पर, उसके बीच में पड़ने वाले जितने देश हैं जो सोलर को सबसे ज्यादा यूज करते हैं या सोलर रेडिएशन सबसे ज्यादा पाते हैं, उनको सोलर चीजों का इस्तेमाल और यूज और इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए एकीकरण का काम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने किया था इंटरनेशनल लेवल पर, जिसको इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नाम दिया गया था। हालांकि ये सब ओवरव्यू हो गया आपके कुछ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल चीजों के बारे में जो रिन्यूएबल एनर्जी के इंटरेस्ट ऑफ टॉपिक को बढ़ाती है, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करती है। लेकिन इसके आगे हमारा काम यह है कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में क्या क्या चीजें ऐसी दी गई हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला स्टेप तो एग्जाम निकालना ही है आपको। सेकेंड स्टेप में जब आप खाओ कमाओ रोटी लाओ तक पहुंच जाएं, फिर आपको ये सोचना है कि हमारे खाओ कमाओ रोटी लाओ से कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली दुनिया ऐसी बन जाए कि कोई खाओ कमाओ रोटी लाओ लायक ही ना रह जाए। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं इसके आगे, जो कि हमारे स्टडीज से जुड़ा हुआ है। टॉपिक का नाम है रिन्यूएबल एनर्जी। यहाँ पर ओवरव्यू की चर्चा करेंगे और बहुत ही चीजें हमने आपको बताई, और इसके साथ ही साथ कुछ चीजों की गहराई में भी समझेंगे। नंबर 1 पर रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? एनर्जी सोर्सेस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल। ये चर्चा के दौरान अभी मैंने आपको बताया। इनएग्जॉस्टेबल कौन सा होता है? इसी को रिन्यूएबल बोला जाता है। शब्द से ही क्लियर है। इनएग्जॉस्टेबल का मतलब जिसका एग्जॉस्ट ना हो या जो खत्म ना हो, वही रिन्यूएबल एनर्जी है। तो इसमें आपके मेनली कौन कौन से आते हैं? बायोमास, विंड, सोलर, जियोथर्मल एंड टाइडल, जो इंडिया में इस्तेमाल हो सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी भी इस्तेमाल होती है कुछ जगहों पर। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख एरिया में इसका इस्तेमाल किया गया था। लद्दाख का वो एरिया जो इंडिया के पास था, अभी तो लद्दाख मैक्सिमम चाइना में है। ठीक है, तो आपके पास एनर्जी सोर्सेज जो आपके हैं, ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के हैं, एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल में मेटल, मिनरल्स, ऑयल्स, ये सारी चीजें आती हैं। इनको इस्तेमाल करेंगे तो कुछ दिन बाद ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन इनएग्जॉस्टेबल जो सोर्सेज हैं, इनका इस्तेमाल करने से ये खत्म नहीं होंगे। इनसे आप ऊर्जा प्राप्त करके इनको एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये इनएग्जॉस्टेबल रहते हैं। इन्हीं इनएग्जॉस्टेबल सोर्सेज को जो यूज करने पर खत्म ना हो, इन्हीं को ही रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है, क्योंकि ये रिन्यू करी जा सकती है। ठीक है, इनके द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के पश्चात हम इनको रिन्यू कर सकते हैं, इन सोर्सेज को रिन्यू कर सकते हैं और रिन्यू करके फिर से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बायोमास में ह्यूमन वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, उनके द्वारा गैसेस प्राप्त करेंगे, और उसका गैसेस प्राप्त करने के बाद जो वेस्ट बचेगा उसको हम लोग कहीं किसी और जगह यूज करेंगे। यूज करने के बाद फिर से ह्यूमन और एनिमल वेस्ट पैदा होगा, फिर से इसका इस्तेमाल करेंगे, फिर से गैसेस प्राप्त करेंगे और उसका एनर्जी के लिए यूज करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारा एक जीरो वेस्ट प्रोडक्शन साइकिल डेवलप होगा, और इससे हम जितनी भी एनर्जी प्राप्त करेंगे वो हमें फिर से बार बार मिलती रहेगी। इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी इसका नाम रखा गया है। अब आते हैं इस पर इनएग्जॉस्टेबल सोर्स के ऊपर। तो हमारा मेनली स्टडी का फोकस क्या है? इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें मैंने आपको 5 बताया, बायोमास, विंड एनर्जी, सोलर, जियोथर्मल एंड टाइडल। अब इसमें अब आते हैं एक एक करके सबकी चर्चा कर लिया जाए। तो बायोमास एनर्जी की चर्चा कर लेते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी बातें हैं, जो कि डेटा, फैक्ट, टेबल एंड समथिंग बाय द डायग्राम्स, ये भी आपको अगली क्लासेस में स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू मिलेगा। लेकिन ये ओवरव्यू क्लास है, लेकिन फिर भी इसमें 15-20 पॉइंट ऐसे आपको तैयार हो जाएंगे जो कि एग्जाम में आपके काम में आने वाले हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बायोमास की हिस्ट्री के बारे में। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, इसलिए इसका नाम हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में ये तीनों पूछे जा चुके हैं। केबीआईसी का मतलब होता है खादी विलेज इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है, और इसका 1962 में बायोगैस प्लांट बनाया गया था। ठीक है, हालांकि बायोमास या बायोगैस प्लांट की दुनिया में सबसे पहली बार आईएएनआई के साइंटिस्ट, जिनका नाम था एसबी देसाई, इनको पायनियर मैन कहा जाता है। इस एरिया में क्या कहा जाता है? इन्हें पायनियर मैन। पायनियर मैन का मतलब प्रथम व्यक्ति। पायनियर मैन का मतलब सबसे पहले इन्होंने चालू किया। तो ये जो पायनियर मैन है एसबी देसाई, ये आईएएनआई के साइंटिस्ट थे। 1935 में इन्होंने पहली बार इसका इस्तेमाल किया था। 1935 में इंडियन चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया आया था। कहां से? इंडियन गवर्नमेंट चार्टर एक्ट आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का 1935 में, जिसके मैक्सिमम आर्टिकल एंड जिसके मैक्सिमम कानून और आर्टिकल जो थे हमारे भारतीय संविधान में इस्तेमाल किए गए थे। उनमें ही एक जगह पर इस प्रकार का था कि
जितने भी लोग हैं उनको बराबर की सुविधा मुहैया कराना, और उस संविधान से ही यहाँ पर सबको बराबर की सुविधा मुहैया कराने के लिए, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिसिटी हर जगह नहीं पहुंच पाई थी और हर जगह ऊर्जा के अलग अलग स्रोत हुआ करते थे, लेकिन गवर्नमेंट उसको इंश्योर नहीं कर सकती थी, तो गवर्नमेंट के पास केवल एक ही तरीका था कि लोगों को ही हम लोग क्या करें, इतना समर्थ बना दें कि वो अपनी ऊर्जा खुद ही पैदा कर ले। तो उसमें पहल करी गई सबसे पहले एसपी देसाई के द्वारा। आईएआई, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट, जिन जो पॉइनियर मैन कहे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, एसबी देसाई का नाम आ चुका है और 1937 सन भी आ चुका है। फिर आईएआई के एनवी जोशी नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1964 में सेम काम को आगे बढ़ाया, लेकिन उसके पहले 2 साल पहले, इनके 1964 के 2 साल पहले 1962 में केवीआईसी, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, ये इन लोगों ने बायोगैस का अपना मॉडल तैयार कर दिया। अब आते हैं इस पर, ये तो हो गई थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जो कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट थी। हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है कि बायोमास या बायोगैस का इस्तेमाल कैसे हुआ होगा, बायोगैस हम लोगों ने कैसे यूज करी होगी, इस पर आप ध्यान दीजिए। बायोगैस यूज करने के लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि ह्यूमन या एनिमल वेस्ट को कहीं पर लाकर इकट्ठा किया जाए। दूसरे नंबर पे, इकट्ठा करने के साथ साथ उसके अंदर कुछ ऐसी रिएक्शंस होंगी, जब हम किसी चीज को कहीं पर इकट्ठा करके रखते हैं, ह्यूमन और एनिमल वेस्ट को, तो उनके अंदर जो रिएक्शंस होती हैं उसके द्वारा उसमें से गैसेस पैदा होती हैं। तो जो रिएक्शन के बाद पैदा होने वाली गैसेस हैं उनको इकट्ठा किया जाए किसी जगह। और तीसरे नंबर पे, जो गैसेस निकलना बंद हो जाए तो ह्यूमन और एनिमल वेस्ट का जो मिक्सचर है उसको हम लोग हिलाएंगे, हिलाने के बाद फिर से कुछ गैस निकलेगी, और केमिकली जब वो मैक्सिमम गैस अपनी दे चुका होगा तो फिर ह्यूमन एनिमल वेस्ट से गैस मिलना बंद हो जाएगी, तो अब इसको निकाल कर कहीं और यूज किया जाए। कुल मिला के बायोगैस में इतना ही है। तो बायोगैस में जो ये 3 लाइनों में आपने समझा कि ह्यूमन और एनिमल वेस्ट को पहले कहीं भरना है, भरने के बाद उसके रिएक्शन से जो गैस निकलेगी उसको निकाल लेना है, और फिर ह्यूमन और एनिमल वेस्ट जब गैस देना बंद कर दे तो इसको निकालकर किसी और काम में, खाद के काम में इस्तेमाल कर लेना। यही हमारा टोटल काम होता है। अब आते हैं इसमें कि मेनली यहाँ पर बायोगैस का एक डायग्राम आपके सामने यहाँ पर बना हुआ है। इस डायग्राम में थोड़ा सा इसको मैं जूम कर दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है, इस डायग्राम पे ही चर्चा करेंगे और यहां से मैं थोड़ा लीस्ट मूवमेंट करने वाला हूं इस समय। तो इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, मेनली देखिए ध्यान से। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि इसमें एक आपका फीड है, एक जगह लिखा हुआ है फीड। फीड का मतलब क्या होता है? आप जब खाना खाते हैं या फूड का इस्तेमाल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि आप फीडिंग कर रहे हैं, मतलब आप भोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब फीडिंग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, फीड। फीड का मतलब ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट यहां से हम लोग किसी चैम्बर में डाल रहे हैं। ह्यूमन और एनिमल वेस्ट जब हम डालेंगे यहाँ पर तो इस जगह पर ये इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होने के बाद ह्यूमन और एनिमल वेस्ट जब यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा होने के बाद यहाँ पर रिएक्शंस होगी और रिएक्शन से जो गैस ऊपर की तरफ उठेगी इसको हम लोग ऊपर क्या करेंगे, इस जगह पे इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद गैसेस को किसी एक पॉइंट पर कोनिकल शेप बनाकर या शंकुनुमा शेप बनाकर किसी एक पॉइंट पर इकट्ठा करके यहाँ से बाहर निकालेंगे। और यहाँ पर एक वॉल्व लगा होगा। वॉल्व का काम क्या है कि एक पर्टिकुलर प्रेशर पर नीचे से जब गैसेस आएंगी तो एक फिक्स प्रेशर पर ये वॉल्व खुलेगा और गैस आगे बढ़ेगी और यहाँ से गैस हमें मिल जाएगी और बाकी गैस यहाँ से नीचे से आती रहेगी और इस जगह पर फिर से प्रेशर को बनाती रहेगी। जब तक एक पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर हमें गैस मिलती रहेगी, वॉल्व खुला रहेगा और यहाँ से बायोगैस हमको सप्लाई प्राप्त होती रहेगी। ये जो बायोगैस हमें मिल रही है ये हमें मिल कहाँ से रही है, इन ह्यूमन और एनिमल वेस्ट के रिएक्शन के कारण हमको मिल रही है। ठीक है, अब आते हैं इस पर कि जो इसके पार्ट्स हैं इनमें कुछ कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया गया है। कैसे कॉमन सेंस का इस्तेमाल, जैसे यहाँ पर फीड है तो ये बायोगैस प्लांट अगर जहां पर भी रखा होगा, फीड का मतलब हमने यहाँ से ह्यूमन और एनिमल वेस्ट को कीचड़ के रूप में, स्लरी के रूप में अंदर डाला। जब हम इसको अंदर डालेंगे तो यहाँ से ये गैसेस बाहर निकलेंगी और गैसेस बाहर निकलने के बाद हम
ये जब मटेरियल यूज हो जाएगा तो हम इसको इस जगह से बाहर निकाल लेंगे। जहां से बाहर निकालेंगे उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है स्लज। यहां से बाहर निकालेंगे स्लज। स्लज का मतलब क्या होगा? ह्यूमन और एनिमल वेस्ट गैसेस देने के बाद अब वो स्लज के रूप में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, और जब इसको बाहर निकालेंगे तो स्लज मटेरियल कौन सा मटेरियल होता है? आपके घर के बाहर अक्सर कभी नालियां साफ होती हैं, अंदर से कचरा निकाल के बाहर रख देते हैं, कुछ समय बाद उसके अंदर से पानी गायब हो जाता है, वो थोड़ा सूख सा जाता है, गीला सा दिखेगा, लेकिन वो अब वो अंदर से उसके पानी जा चुका है, तो वो जो काला काला सा पड़ा रहता है ना, जो अक्सर जमादार साफ नहीं करता, वही स्लज कहलाता है। तो यहां से जो मटेरियल था वो अब स्लज के रूप में कन्वर्ट हो गया है। ये स्लज स्वयं ही ऊपर चढ़ के यहां तक पहुंच जाए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? फीड का जो इनलेट है उसकी हाइट, अगर इसकी पेंदी से, बायोगैस प्लांट की पेंदी से फीड की ऊंचाई अगर देखी जाए तो आपको यहां से क्या मिलेगा? हाइट ऑफ फीड। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की ऊंचाई, या इसको हॉरिजॉन्टली इधर बढ़ाइए तो यहां से यहां तक की ऊंचाई क्या कहलाएगी? हाइट ऑफ द फीड। तो फीड की ऊंचाई जहां से हम लोग ह्यूमन और एनिमल वेस्ट अंदर डाल रहे हैं उसकी ऊंचाई स्लज वाली ऊंचाई से ज्यादा रखी जाएगी। ठीक है, स्लज वाली ऊंचाई से फीड वाली ऊंचाई ज्यादा रखेगी, क्योंकि यहां से फीड अंदर आएगा और दबाव के कारण ये स्लज तक पहुंच जाएगा। मतलब स्लज जहां से बाहर निकाल रहे हैं या आउटलेट जहां पर है वहां तक ये पहुंच जाएगा। इस जगह से ह्यूमन एनिमल वेस्ट डाला जाएगा, यूज होने के बाद इस जगह से निकाला जाएगा। तो जो इनलेट होता है बायोगैस प्लांट का वो आउटलेट से ऊंचा बनाया जाता है। तो ये एक पॉइंट के तौर पे याद रखिएगा कि हाइट ऑफ द फीड इज ऑलवेज हायर देन हाइट ऑफ द स्लज, या हाइट ऑफ इनलेट इज ऑलवेज हायर देन हाइट ऑफ आउटलेट। फिर उसके बाद आते हैं अगली बात के ऊपर कि यहां पर एक अंदर देखिए एक वर्टिकल डंडा खड़ा हुआ है। वर्टिकल डंडे का नाम क्या है? एजिटेटर। अब एजिटेटर आप लोगों ने 10+2 के केमिकल प्रैक्टिकल में भी सुन रखा है। जब भी हम किसी पर कोई चीज मिक्स करना चाहते हैं तो गिलास के अंदर एक चीज डालकर ऐसे ऐसे हिलाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एजिटेटर, या इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? विलोडक, है ना। उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि ये जो ह्यूमन और एनिमल वेस्ट की स्लरी है या जो कीचड़ है, इसको जब गैस देना बंद करेगा तो इसको थोड़ा हिलाकर फिर से मिक्सअप करेंगे, ताकि जो भी गैस और प्राप्त हो सकती हो रिएक्शन के द्वारा वो हमें प्राप्त हो जाए, क्योंकि 2-3 तरीके की चीजें आपस में मिक्स होकर रिएक्शन करेंगी। अगर कॉन्सेंट्रेशन उसका सही से मिक्सअप नहीं है तो थोड़ा उसको फिर से हिला उलाकर हम क्या करेंगे? फिर से गैस प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और ये जो गैसेस हमें मिलती हैं, इन गैसेस को हम यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। जिस चीज में कलेक्ट करते हैं उसी का नाम होता है डोम या गैस होल्डर। अब ये डोम वर्ड कहाँ कहाँ आपने सुन रखा है? एक तो आपने मरघट पे सुन रखा है, वहां पर भी एक आदमी होता है जिसको डोम कहते हैं, जो लाशें जलाता है, काटता है या कुछ करता है। हालांकि डेथ की बात यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वी ऑल डोंट नो व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ डेथ, बट आई एम स्टिल सर्चिंग ऑन इट। अब आते हैं इसके आगे कि जो डोम वर्ड है ये आपको मंदिरों में भी देखने के लिए मिलता है। मंदिर ऊपर से कैसे होते हैं? ऐसे, या तो गोल होते हैं या तो ऐसे होते हैं, या तो नागर शैली या तो द्रविड़ शैली। इस तरीके से 2 प्रकार के मंदिर होते हैं ना, जो साइंस हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। नागर शैली के मंदिर, द्रविड़ शैली के मंदिर। द्रविड़ का मतलब साउथ इंडियन मतलब चुकीले, नागर शैली मतलब गोल। तो आपके पास जो मंदिर जिस तरीके से ऊपर के हिस्से के मंदिर को हम लोग डोम कहते हैं, जो कि ऊपर ऐसे होता है, उसी तरीके से बायोगैस में भी ऊपर एक ऐसा हिस्सा होता है जिसका नाम डोम, या इसको गैस कलेक्टर भी या गैस होल्डर भी कहा जाता है। सारी गैस यहीं पर बनती है। और जब सारी गैस यहीं पर भरेगी तो इस ऊपर वाले हिस्से को 2-3 प्रकार से डिजाइन किया जा सकता है। मेनली 2 प्रकार से डिजाइन किया जा सकता है। या तो आप गैस होल्डर को ऐसा बनाएं कि इसे निकाला जा सके, मतलब इस पूरे बायोगैस प्लांट का ऊपरी हिस्सा जहां पर गैस इकट्ठी हो रही है, इसको हम लोग इसकी जगह से निकाल सकें। और या आप इसको ऐसा बनाएं कि ऊपर का जो हिस्सा है बायोगैस प्लांट का ये फिक्स कर दिया जाए, मतलब जो गैस होल्डर है उसको हम ऊपरी हिस्से को क्या कर दें? फिक्स कर दें। फिक्स कर देंगे तो नहीं निकाला जा सकता। तो बायोगैस प्लांट के जो गैस होल्डर है उसके अनुसार इसको 2 ही तरीके से डिफाइन किया गया है।
टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट जब आप स्टडी करेंगे तो दो ही तरीके यहाँ पर बन जाते हैं। पहला कौन सा बनता है कि अगर डोम फिक्स कर दिया गया तो इसको फिक्स डोम कहेंगे, और अगर डोम रिमूवेबल है, अगर डोम को निकाला जा सकता है बायोगैस प्लांट के ऊपरी तरफ से, तो इसको फ्लोटिंग डोम कहेंगे। फ्लोटिंग का मतलब तैर रहा है। कैसे तैर रहा है? नीचे से गैस आ रही है, ऊपर का जो डोम है उसे जब आप निकाला जा सकता है तो वो गैस के ऊपर कैसी स्थिति में है? लगभग तैरती स्थिति में है। तैरता कोई चीज कब है? जब वो किसी चीज के ऊपर रखा रहता है। ठीक है, तो फ्लोटिंग मतलब क्या हो गया कि इसको निकाला जा सकता है। ठीक है, फ्लोटिंग बोलिए या डिटैचेबल टाइप ऑफ डोम बोलिए। ठीक है, तो इसको निकाला जा सकता है। तो यहां पर हम क्या समझ रहे हैं इस चीज से कि बायोगैस प्लांट में ऊपर का जो डोम है या गैस होल्डर है, इसको या तो आप फ्लोटिंग वाला बना सकते हैं, या तो आप इसको फ्लोटिंग वाला मतलब निकाल सकते हैं, या तो इसे आप फिक्स रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि बायोगैस की प्लांट की जो टाइप है, टाइप में डोम के अनुसार मतलब गैस होल्डर के अनुसार इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला फ्लोट, दूसरा फिक्स। फ्लोट का मतलब कि ऊपर का गैस होल्डर या डोम निकाला जा सकता है। फिक्स का मतलब इसे फिक्स कर दिया गया है, मतलब नहीं निकाला जा सकता है। तो अगर फ्लोटिंग वाला है तो ये कौन सा मॉडल है? केवीआईसी मॉडल। ऑब्जेक्टिव का बहुत मशहूर पॉइंट है। ठीक है, कि फ्लोटिंग टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट इज केवीआईसी, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। कब बना था? 1962 में। तो ये आपका फ्लोटिंग टाइप हो गया। और अगर फिक्स है तो इसको बोलते हैं जनता गैस प्लांट। फिक्स है तो क्या कहेंगे? जनता गैस प्लांट। तो जनता गैस प्लांट क्या होगा? फिक्स। और फ्लोटिंग वाला केवीआईसी मॉडल, मतलब ऊपर का हिस्सा निकाल सकते हैं तो केवीआईसी, और ऊपर का हिस्सा फिक्स है तो जनता। याद कैसे रखेंगे? जैसे बताया ऐसे ही याद रखेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको याद रहनी चाहिए। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि अगर ऊपर वाला फ्लोटिंग बनाएंगे या डिटैचेबल बनाएंगे तो क्या होगा? पब्लिक उसे उखाड़ के घर लेके चली जाएगी। इसलिए जनता वाला जो गैस प्लांट है उसको क्या बनाएंगे? ऊपर से फिक्स बनाएंगे। जनता गैस प्लांट की कैपेसिटी बहुत हाई होती है, 140 मीटर क्यूब के आसपास। तो यहाँ पर जो रूरल एरिया में जितने भी गैस प्लांट बनाए गए हैं उनकी रेंज है 4 से 140 मीटर क्यूब, मतलब 4 मीटर क्यूब से 140 मीटर क्यूब तक, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया। पॉपुलेशन पर डिपेंड करेगा कि वहां की जो बायोगैस प्लांट है उसकी हम लोगों ने होल्डिंग कैपेसिटी कितनी बनाई है या कितनी गैस वो स्टोर कर सकता है, 40 से 140 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो बायोगैस प्लांट है उसके डोम के अनुसार इसको दो प्रकार से बनाया गया। एक तो फ्लोट हो गया, फ्लोट मतलब केवीआईसी, फिक्स का मतलब जनता गैस प्लांट। और अगली टाइप है जिसमें सेपरेट रूप में डाइजेस्टर और गैस होल्डर सेपरेट किए जा सके। ठीक है, जहां पर डाइजेस्टर और गैस होल्डर मतलब डाइजेस्टर और गैस होल्डर क्या हो, ये सेपरेट जगहों पर हो, एक साथ एक यूनिट में नहीं है। ये दोनों क्या है? सेपरेट है, अलग अलग है। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? ये एक साथ एक ही यूनिट में है। अगर इनको सेपरेट करके बनाया जाए, अलग अलग करके बनाया जाए, तो ये आपका क्या कहलाएगा? डाइजेस्टर एंड गैस होल्डर। तो सेपरेट करने का फायदा क्या होगा कि गैस होल्डर और जो डाइजेस्टर है, डाइजेस्टर का मतलब ये वाला इलाका यहाँ पर स्लरी लिखा हुआ है ना, स्लरी मिक्सिंग टैंक को ही डाइजेस्टर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन और एनिमल वेस्ट डाइजेस्ट हो रहा है। डाइजेस्ट होने से क्या निकलती है? गैसेस निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर सेपरेट मतलब क्या कि अगर डाइजेस्टर और ऊपर का गैस होल्डर अलग अलग है तो ये क्या कहलाएगा? आपका सेपरेटेड टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट। तो इस प्रकार का जो बायोगैस प्लांट होता है ये आपका सबसे पहले कहां बना था? बेलूर मठ में। बेलूर मठ कहां? बंगाल में। बेलूर मठ में कई सारे संत महात्मा जुड़े हुए वहां से लोग होते हैं और अच्छी जगह है, एक बार जरूर जाना चाहिए। यहाँ की कुछ बुक्स हैं, ऑनलाइन भी मिलती हैं, पढ़ना भी चाहिए। लेकिन नेवर बी ए फिलोसफर अंटिल यू बिकम रिच पब्लिकली और बाई मनी। ठीक है, तो कभी भी फिलोसफर ना बने जब तक कि आप अमीर ना हो जाएं, चाहे तो पब्लिक के रूप में या मतलब सोशली आप बहुत अमीर हो जाएं या तो पैसे से बहुत अमीर हो जाएं। नेवर बी ए फिलोसफर बिफोर दैट। ओके, तो यहाँ पर आपके पास क्या है
कि सेपरेट वाला जो बायोगैस प्लांट है ये आपके डाइजेस्टर और गैस होल्डर इन दोनों को अलग अलग इसमें बनाया जाता है सेपरेट रूप से, ताकि दोनों की मेंटेनेंस अच्छे से करी जा सके। और ये बेलूर मठ में डिजाइन किया गया, ठीक है। और इस तरीके से आपके पास कुछ बायोगैस प्लांट की जो टाइप होती है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपके बायोगैस प्लांट का हुआ, और इसमें आपको मैंने ये भी बता दिया कि रूरल एरिया में कितने से कितने तक का आपको बायोगैस प्लांट मिलता है। खादी विलेज इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो बायोगैस प्लांट बनाया गया था उसकी रेंज होती है 2 मीटर से 2 से 140 मीटर क्यूब, क्या कि इसकी जो रेंज होती है, मतलब इतनी गैस होल्डिंग कैपेसिटी तक केवीआईसी के प्लांट्स बनाए गए, ठीक। तो ये हो गया ओवरऑल बायोगैस के बारे में। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट भी डिस्कस किए हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो में आपको मिलेगा, और ये कम से कम उसका 20% था, ठीक है। ओवरऑल व्यू आपको समझ में आ गया कि कहीं से ह्यूमन एनिमल वेस्ट लाना है, किसी जगह से वहां पर उसकी रिएक्शन करानी है क्लोज जगह पे जहां वो बंद हो, और वहीं से गैसेस जो मिलेंगी उसका इस्तेमाल करना है, उसको कलेक्ट करना है, और फिर जब गैस देना बंद कर दे तो इसको निकाल कर किसी और काम में ले लेना। बस टोटल यही काम बायोगैस में करते हैं। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट आपकी है विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी वाली जो क्लास है इसको जस्ट थोड़ी देर बाद में स्टार्ट करूंगा। इस समय 36 मिनट की ये क्लास हुई है, क्योंकि एक ही बार में बहुत हाई क्लास को अपलोड करेंगे। जैसे ये आपकी 450 या 550 MB की क्लास होगी नेक्स्ट वाली क्लास, और ये जो क्लास होगी वो 20 मिनट के करीब रखेंगे, जो कि आपकी तुरंत कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद फिर हम लोग सॉइल वाटर कंजर्वेशन जर्नी का जो नेक्स्ट टॉपिक था, या किसी फ्यूल सिस्टम का जो नेक्स्ट टॉपिक था, उसको भी डिस्कशन में ही आज डालेंगे। तो अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। Bye bye and Shabba khair, and let me make this board visible for you all so that you can take a screenshot, or you can I will share that picture to you all। तो आपको मैं इसको थोड़ा सा फिर से उस पोजीशन पे ला दे रहा हूँ जहां पे आप इसको पूरा विजुअलाइज कर पा रहे थे, ओके। तो दिस इज द टोटल थिंग, दिस इज द टोटल थिंग, एंड ये आपका ओवरऑल टॉपिक खत्म हुआ बायोगैस प्लांट के ऊपर का, ठीक है। अब इसके बाद स्टार्ट क्या करने वाले थे हम लोग, विंड वाला।